नमस्कार और स्वागत है ईएमसी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड पे। आज मेरे साथ हैं ईएमसी ग्रुप के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमंद याकूब। और आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेन स्ट्रोक्स। ये जो ब्रेन स्ट्रोक है इतनी कॉमन चीज़ है इंडिया में, और हम सब ने अपने परिवारों में भी देखा होगा कि कितना सीरियस टॉपिक है। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, and thank you for joining us today. Thank you for the introduction. Good afternoon all. I'm Dr. Arjumand Yacob as consultant neurologist working at EMC Hospital. Yes. सर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्टेटिस्टिक्स भी ये चीज़ बताते हैं कि जो इंडिया में स्ट्रोक बर्डन है इतना ज़्यादा है, यानी इतने लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स देखें तो हमें ये पता लगता है कि इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, यानी डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण इंडिया में ब्रेन स्ट्रोक बन जाता है। ये सिर्फ डेथ ही नहीं, अगर डेथ नहीं भी होती, इवन इफ इट डजंट लीड टू डेथ, इट इज़ ऑल्सो अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द कंट्री। यानी जिन लोगों को स्ट्रोक होता है एंड वो बच जाते हैं, लेकिन तब भी वो डिसेबल हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, एंड इट कम्प्लीटली रूइंस द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। और देखा जाए तो रोज़ इंडिया में 7500 लोगों को स्ट्रोक आते हैं। Is that right, sir? Yeah. And as you were telling me that there are 3 strokes per minute in India. हर मिनट 3 लोगों को इंडिया में स्ट्रोक आता है। तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू फॉर bringing it up. And let's start by talking about what is stroke and what are the types of stroke. Stroke है क्या और इसके क्या प्रकार हैं स्ट्रोक के? Actually, stroke डिफाइन किया जाता है सडन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड वेस्कुलर ऑरिजिन। कि पेशेंट को अचानक से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है कि उसकी आंखों की रोशनी चली जा सकती है, एक साइड की कमज़ोरी हो सकती है, उसको बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसको ये फेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब फिर है कि टाइप्स क्या है स्ट्रोक। मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, या तो जो ये रगें हैं खून की जो हमारी ब्रेन को सप्लाई करती है, जो नस है, हाँ, या तो वो नस ब्लॉक हो जाती है या वो रप्चर फट जाती है। हाँ, तो वही या तो ब्लॉक हो जाती है, क्लॉट बन जाता है, या रप्चर हो जाती है। तो एक्चुअली कुदरत ने हमें थोड़ी इसमें ब्रेन में 4 नसें आती हैं, 2 आगे से, राइट, एक लेफ्ट कैरोटिड, राइट कैरोटिड, और 2 पीछे से। तो कहीं पे भी अगर कोई ब्लॉक हो जाएगी या फट जाएगी तो उसको अचानक से ब्रेन फंक्शन उस एरिया के जहाँ पे वो खून जाता है वहाँ की ब्रेन फंक्शन इफेक्ट होगी और पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक दिमागी बीमारी है, और मेन ये है ऐसा है कि जो दिमाग की नस है या उसमें क्लॉट आ जाएगा या फिर रप्चर हो जाएगी, यानी फट जाएगी। ये 2 तरह के स्ट्रोक रहते हैं। ओके, तो सर ये तो पता लग गया कि स्ट्रोक होता क्या है, लेकिन पेशेंट्स को आप कैसे वार्न करते हैं स्ट्रोक के बारे में, या कि क्या इसके लक्षण हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिनको देख के किसी भी पेशेंट को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये शायद स्ट्रोक का साइन, ये स्ट्रोक की तरफ जा रहा है? एक्चुअली पहले एक वर्ड यूज किया जाता था फास्ट, नाउ इसको चेंज किया है बी फास्ट। ओके, तो फास्ट यानी बी क्विक, मतलब तेजी, फुर्ती जरूरी है। बिल्कुल, स्ट्रोक में फुर्ती जरूरी। तो बी फास्ट का मतलब है कि बी फॉर बैलेंस। पेशेंट एकदम से घर वाले देखेंगे कि वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, बैलेंस नहीं कर रहा है, एक साइड को मतलब ही जस्ट फॉलिंग टू वन साइड, गिर रहा है एक ही साइड, बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है। हाँ। फिर है ई फॉर उसकी आईज, आंख की उसकी नजर चली गई अचानक से, और सब कुछ सडन अचानक से हो जाता है, नजर चली गई। फिर एफ फॉर फेशियल, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, फेशियल, हाँ, फेस टेढ़ा हो गया और घर वालों को पता चल जाता है ये बात कर रहा है लेकिन इसका मुंह टेढ़ा है। फिर ए फॉर आर्म, कि उसकी बाजू या टांग ये कमजोर हो गई, उठा नहीं पा रहा है, इससे वो जैसे वो चाय पी रहा हो या खाना खा रहा हो तो उससे कोई काम हो नहीं रहा है इससे। फिर एस फॉर स्पीच,
उसकी जो लैंग्वेज है, बोली है जो, वो इफेक्ट आ गई, या तो उसकी बात समझ नहीं आ रही, या वो रुक रुक के बोल रहा है, या वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो समझ में ही नहीं आ रहा है, बात पता ही नहीं लग रहा कि, लेकिन ये सब अचानक से एकदम से शुरू हो गया, अचानक से ये सब। एंड टी इज टाइम, सो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, वी हैव, हमें पेशेंट को, मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके आना है ताकि उसका टाइम पे इलाज हो सके। तो जो सिम्टम्स में सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, बी फास्ट, मतलब टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट कीजिए। एंड ये 6 जो सिम्टम्स हैं दे आर ऑल अब्रीविएटेड एज बी फास्ट, जल्दी कीजिए। यानी स्ट्रोक के केस में टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ, टाइम इज एवरीथिंग, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर ऐसे के कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं, बैलेंस, आईज में कुछ चेंजेस, या टांग हाथ में मस्कुलर कंट्रोल लूज हो रहा है, तो इन सब केसेस में अगर अचानक ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ओके, अब सर, जब किसी को स्ट्रोक हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक से कोई सफ़र करता है, उसके आगे अफेक्ट क्या आता है स्ट्रोक के पेशेंट्स को? क्या इफेक्ट होता है उनकी बॉडी पे? देखिए, स्ट्रोक सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस बंदे को इफेक्ट नहीं करता, ये पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है और कम्युनिटी को भी। बहुत ठीक, क्योंकि अगर स्ट्रोक से डेथ भी नहीं होती कम, बट इट्स वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी, पेशेंट हैंडिकैप हो जाता है। और ये दारमदार रहता है कि पेशेंट को ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक आया है, तो उसकी वो उम्र भर बोल नहीं सकता है, उसकी बोलने की क्षमता चली जा सकती है, वो चल नहीं पाएगा, ये एक साइड पैरालाइज होगा, दूसरों पे डिपेंडेंट होगा। अगर वो घर का अर्निंग हेड है तो फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं उनकी फैमिली में। और अगर वो उसका ऑक्यूपेशन है तो वो भी उसको चेंज करना पड़ता है। अगर हैंडीकैप हो गया तो फिर उसको ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम भी आती है, ही मे नॉट कंटिन्यू, वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन। सो ये सिर्फ इफेक्ट नहीं करता उस इंडिविजुअल को, फैमिली को। और जब स्ट्रोक्स की अगर ज़्यादा स्ट्रोक हो किसी एरिया में तो एज ए कम्युनिटी इट कैन इफेक्ट कम्युनिटी आल्सो। ये सर आई थिंक आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट अभी बताया है कि जो स्ट्रोक है ये इसके इसके जो आगे लाइफ पे इफेक्ट आता है, यानी जो पैरालिसिस हो जाता है या अपाहिज हो जाता है इंसान, उससे सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली और कम्युनिटी को जूझना पड़ता है। इसीलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर कोई एट रिस्क है तो न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ये बताइए कि अगर किसी को ऐसा हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? हाउ आर स्ट्रोक्स ट्रीटेड बाय न्यूरोलॉजिस्ट सच एज योरसेल्फ? हाँ, एक्चुअली जब भी घर वालों को लगे या किसी कम्युनिटी या कहीं पे लगे कि बंदे को, जो मैंने लक्षण बोले कि हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके आए। क्योंकि स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं, या तो जो वेसल है वो बंद हो गई है, क्लॉट हो गया है, या रप्चर हो गई है। तो वो सिर्फ डिफरेंशिएट किया जाता है आजकल के ज़माने में सीटी या एमआरआई पे। सीटी या एमआरआई? सीटी या एमआरआई। तो इसको जल्दी हॉस्पिटल लाना है और एक सीटी, प्लेन सीटी हेड या एक एमआरआई या एमआरआई, और सीटी से ही यूजुअली काम चल जाता है। ठीक है। और हमें डिफरेंशिएट करना है कि नस फट गई है या ब्लॉक हुआ है। ओके। तो क्योंकि दोनों का इलाज अलग रहता है। अगर क्लॉट आया हो तो उसमें अगर पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आता है, उसमें एक दवाई दी जाती है जिससे हम बोल सकते हैं कि क्लॉट डिसॉल्व, क्लॉट डिसॉल्व कर सकते हैं और पेशेंट की जो डिसेबिलिटी है वो कम रहेगी। तो सर पहले जब पेशेंट आया, सबसे पहले जो डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट होगा वो सीटी हेड प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये क्लॉट था या रप्चर थी। बिल्कुल। और क्लॉट के केस में आप एक 4.5 घंटे की विंडो है जिसके अंदर आप एक इंजेक्शन देंगे। ये कौन सा इंजेक्शन रहता है सर? इसको बोलते हैं टीपीए और यूजुअली एल्टेप्लेस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा भी है टेनेक्टेप्लेस आजकल दिया जाता है, तो इंडिया में वो भी अप्रूव्ड है। राइट। तो ये तो हो गया सर क्लॉट, अगर सीटी में पता लगता है कि क्लॉट है। तो अगर रप्चर पता लगे फिर क्या उसका? और क्लॉट में यही इम्पोर्टेंट है कि 4.5 घंटे के बाद ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। ओके। तो क्योंकि ये नुकसान ही करेगा,
तो 4.5 घंटे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रप्चर हो गया, उसका इलाज हमें देखना है कि रप्चर क्यों हो गया। इसका बीपी तो नहीं बढ़ गया था, जो सबसे कॉमन, सबसे आम कॉज है इसका। दूसरा कि ये कोई दवाई तो नहीं खा रहा था, ब्लड थिनर्स, जिसकी वजह से रप्चर हो गया। ओके। अच्छा, तीसरा या कोई और तकलीफ जैसे मेलिग्नेंसी, कैंसर्स, वो भी हेमरेजिक स्ट्रोक करते हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि आगे कैसे इसको ट्रीट करना है। ओके। लेकिन उसका भी ये ज़रूरी है कि जल्दी से लाना, ताकि जब रप्चर हो जाता है ब्रेन में हेमरेज हो जाती है। ओके। एक तो जहाँ वो खून का पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाता है, और जो ब्लड रप्चर हो करके वो बाकी ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस प्रेशर से ब्रेन फंक्शंस लॉस्ट हो सकते हैं। राइट। तो उसका जल्दी इलाज, ब्रेन का प्रेशर कम करना, बीपी का कम करना, तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट की डिसेबिलिटी जो इसका ये ज़्यादा हैंडीकैप ना रहे और इम्प्रूव कर जाए। तो वैसे उसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल सर, ये तो था इलाज। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रोक होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि इसको रोका कैसे जा सकता है। देखो, सबसे आम जो है, हम इनको वी कैन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक है नॉन मॉडिफाइबल, दूसरा मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में जिसमें हम मतलब इंसान या डॉक्टर्स का वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जैसे एज है, क्योंकि एज किसी की रोकी नहीं जा सकती, और विद एज स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। राइट। या दूसरा है कि जेनेटिक, उसकी फैमिली प्रीडिस्पोजिशन ऐसी है, उनके खानदान में ऐसी है कि स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, उस पर भी ज़्यादा। लेकिन हम आते हैं मॉडिफाइबल पे, क्योंकि उनमें उनको अगर कंट्रोल करेंगे हम, उनका वक्त पे अगर इलाज होगा, तो स्ट्रोक के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे बीपी। अगर बीपी, यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर लोग बीपी की दवाई तब खाते हैं, वो बोलते हैं जब मुझे सिर दर्द होगा, या मैं कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो बीपी का रेगुलर चेकअप, अगर इसको हाइपरटेंशन है, बीपी की तकलीफ है, तो ये वो दवाई खाए, और दवाई खाए इतनी खानी है या इतनी दवाइयाँ खानी है कि इसका बीपी कंट्रोल में रहे, ना कि इसको बीच बीच में दवाई खानी है। दूसरा, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, जो भी बहुत कॉमन है हमारे देश में। तो शुगर का इलाज, और ऐसा इलाज कि इसकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। बस नाम के लिए नहीं खानी है। बिल्कुल। तो इसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहनी चाहिए। और फिर और रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, तो उससे परहेज करना। फिर अल्कोहल, तो उससे, ये है मॉडिफाइबल, जिसको हम ट्रीट करके या काउंसल करके, उनकी काउंसलिंग करके ये फैक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं। और फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी की ज़्यादा है, खासकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें अप्रोप्रिएट टाइम पे सही इलाज करके आगे चल के स्ट्रोक्स बच सकते हैं। तो सर, 2 तरह के ग्रुप्स रहते हैं। एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिसमें आपने 5 या 6 बताए हैं, कुछ बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन एज जैसा या जेनेटिक्स जैसा फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री है, उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और हाँ, बिल्कुल। और इसमें 2 मेन ग्रुप आते हैं, एक कार्डियक, जिनको हार्ट की बीमारी है, और जिनको नसों की बीमारी है, खासकर कैरोटिड्स की। हार्ट की क्या दिक्कत है, अगर उनको हार्ट चेकअप अच्छे से हो जाता है, उनको कुछ कभी क्या होता है पेशेंट्स में कि उनकी जो हार्ट की धड़कन है वो रेगुलर नहीं होती। नॉर्मल पेशेंट्स में रेगुलर होती है। उनका हार्ट धड़कता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज धड़कता है, उस वजह से हार्ट में क्लॉट बन जाते हैं। और फिर क्लॉट, हार्ट कभी भी इस क्लॉट को पंप करके कहीं भी फेंक सकता है, तो दिमाग की ओर अगर फेंक गया तो स्ट्रोक हो गया। तो अगर उसका हार्ट चेकअप अच्छे से हो, डिटेक्ट हो, ऐसा हो रहा है, तो उसमें भी दवाइयाँ देते हैं टाइम पे, स्ट्रोक आने से पहले ही, तो वो बच सकते हैं। या अगर उसको क्लॉट का बर्डन है, ऑलरेडी क्लॉट है नेक वेसल्स में, तो उसके लिए सर्जरी आती है, सर्जरी की जा सकती है, या स्टेंटिंग भी, स्टेंट डाला सकते हैं, उससे स्ट्रोक बचते हैं। तो ये और 2 ग्रुप है जिससे स्ट्रोक बचा जा सकता है। तो वैसे तो स्ट्रोक एक दिमागी बीमारी है, लेकिन अभी सर ने बताया कि इसका हार्ट की बीमारी से भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन रहता है। तो ओवरऑल बॉडी हेल्थ मेंटेन करनी भी इसमें इम्पोर्टेंट रहती है।
ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, हमें TIA के बारे में बताइए, जिसे ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स कहते हैं। ये क्या चीज़ है और इसका ब्रेन स्ट्रोक से क्या लेना देना है? एक्चुअली ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक बिल्कुल स्ट्रोक जैसा आता है, वैसे ही पेशेंट को कमज़ोरी हो सकती है, बोलने की क्षमता जा सकती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये ठीक हो जाता है। ये खुद से ही ठीक होगा। ये ठीक होगा 1 मिनट में, ये 2 मिनट में, 10 मिनट में, और 24 घंटे के अंदर अंदर भी ठीक हो सकता है। इसका यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी पेशेंट को घर में ऐसी ही तकलीफ हो गई और वो ठीक हो गया, और उसको लगता है कि कुछ हो गया था मुझे, मैं ठीक हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है, ताकि इसकी इवैल्यूएशन की जाए कि इसको ये क्यों हो रहे, क्योंकि जिनको TIA होते हैं उन्हीं को रिस्क होती है आगे चल के स्ट्रोक होने की। तो सर, आई थिंक ये क्लोजिंग मैसेज आपका बहुत ही बढ़िया था कि कहीं भी आपने खुद में या अपने परिवार में ऐसे छोटे एपिसोड्स देखे हों जिनके सिम्टम्स तो सारे स्ट्रोक से मिलते हों, लेकिन अपने आप ही ठीक हो गया, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज जैसे डॉक्टर अर्जुमन ने बताया, आगे चल के और बहुत जल्दी ये ब्रेन स्ट्रोक में कन्वर्ट होने का चांस रहता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अपनी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को हमें बहुत ध्यान देना है। कोई भी आपको इस तरह की बीमारी लगे तो न्यूरोलॉजिस्ट EMC हॉस्पिटल के डॉक्टर अर्जुमन याकूब से आप मिल सकते हैं। ये रोज़ Monday to Saturday every day 10 to 3 he is available in his OPD at EMC hospital, so you can consult him anytime. And thank you so much.